Okay, good evening everyone. So student, yesterday, the last lecture you can say, I was supposed to start with unit number 3. Where we are going to discuss rules regarding transfer of ownership as well as delivery of goods. But bachcho, yesterday I discussed the 3 important terms with you. One is passing of property. Bachcho, when I use the word passing of property, that means seller buyer को ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है. As you know, we have discussed in unit number 1, property is nothing but ownership. सही है ना बच्चों? कभी पढ़ा तो देखो, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप. फिर बच्चों मैंने ये भी डिस्कस किया कि डिलीवरी ऑफ गुड्स. जब हम डिलीवरी ऑफ गुड्स बोलते हैं तो इट हैज नथिंग टू डू विथ ओनरशिप. When we say seller has delivered the goods, that means possession of goods was given. And when goods का possession दिया जाता है from seller to buyer, so you can't assume कि ownership दी जा रही है. So you have to keep ownership different, possession different. Property is different and possession is different. You're not going to mix it up. And yesterday I discussed with the word risk. बच्चों गुड्स को लेकर जो रिस्क इन्वॉल्व होता है ना, टाइप करो कल रिस्क का क्या मीनिंग बताया था मैंने. कल मैंने बताया था ना, रिस्क, पासिंग ऑफ रिस्क हम बोलते हैं फ्रॉम सेलर टू बायर. तो कल मैंने रिस्क के बारे में कुछ बताया था. मैंने कहा था ये 3 टर्म्स, हाँ वेरी गुड, लॉस रिलेटेड टू गुड्स. बच्चों गुड्स से रिलेटेड लॉस कुछ भी हो सकता है. चोरी हो सकता है, फायर टुक प्लेस एंड गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, गुड्स वेर लॉस्ट इन ट्रांजिट, लॉस्ट बाय थेफ्ट. सुना है कि नहीं? लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स इवॉपरेट हो गए. ये सब क्या है? गुड्स के रिस्क को लेकर. यानी जब भी रिस्क वर्ड आएगा तो आपके माइंड में हमेशा एक ही मीनिंग आएगा, रिस्क मतलब गुड्स से रिलेटेड लॉस, लॉस रिलेटेड टू गुड्स. ओके, it can be through flood, it can be through natural calamities, reason can be anything for the loss. बरोबर है? तो बच्चों अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक जनरल क्वेश्चन कि अगर सॉरी गुड्स का डिस्ट्रक्शन अगर होता है, मान लो ड्यू टू एनी रीजन, रीजन कुछ भी हो, गुड्स का अगर डिस्ट्रक्शन होता है तो बच्चों उस गुड्स का डिस्ट्रक्शन हुआ मतलब लॉस हो गया. तो बच्चों उस रिस्क को कौन बेयर करेगा? अगर गुड्स का डिस्ट्रक्शन हुआ तो उस गुड्स के रिस्क को कौन बेयर करेगा? कॉमन टाइप. उस गुड्स के रिस्क को कौन बेयर करेगा? मानव ने लिखा है सेलर. पार्थ, वैसे आपको आंसर नहीं देना था, मैंने बोला था. मानव ने लिखा है सेलर. और मानव, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर सेलर ने बायर को गुड्स की ओनरशिप दे दी हुई तो, दे दी गई हो गई तो, मानो मान लो कि सेलर ने बायर को गुड्स की ओनरशिप दे चुका था, ट्रांसफर हो चुकी थी ओनरशिप, तो अब कौन बेयर करेगा गुड्स का ओनर ये रिस्क? एग्जैक्टली बच्चों, एक्चुअली आंसर इज ये है कि रिस्क कौन बेयर करेगा, गुड्स का रिस्क कौन बेयर करेगा? तो आंसर है ओनर ऑफ द गुड्स. अब ओनर उस वक्त सेलर भी हो सकता है एंड ओनर उस वक्त बायर भी हो सकता है. डोंट यू थिंक सो? हेलो, समझ में आया लॉ? जिस वक्त गुड्स का डिस्ट्रक्शन हुआ उस वक्त गुड्स का ओनर कौन था? अगर पता चला आपको कि ओनर अभी भी सेलर है
हम मानव के आंसर के साथ जाएंगे। इसका मतलब बच्चों, सेलर इज गोइंग टू बेयर द लॉस। लेकिन अगर मैं कहूँ गुड्स के डिस्ट्रक्शन के वक्त बायर ओनर था, तो हु इज गोइंग टू बेयर द लॉस? बायर। इसलिए आपका हमेशा आंसर क्या होना चाहिए, जो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे, हु इज गोइंग टू बेयर द रिस्क? आंसर है ओनर ऑफ द गुड्स। बच्चों यही कारण है कि हमें इस टॉपिक में ये समझना बहुत जरूरी है कि एट व्हाट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम एजम्पशन करेंगे कि ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। डोंट यू थिंक सो? दिस टाइम इज गोइंग टू बी नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमें कब पता चलेगा कि सेलर ने बायर को गुड्स की ओनरशिप दे दी? आपको पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? वही बच्चों अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर ये बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे क्यों इसको इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्योंकि बच्चों गुड्स का अगर कोई लॉस होता है, रिस्क अगर होता है, गुड्स को लेकर कोई रिस्क होता है, तो बेयर कौन करेगा? गुड यही पूछेगा ना, कौन बेयर करेगा? सेलर या तो बायर, दोनों में से कोई एक बेयर करेगा। तो बच्चों आंसर ये होगा कि उस वक्त गुड्स का ओनर जो भी होगा वो उसका लॉस बेयर करेगा। इसलिए बच्चों एज अ लॉ स्टूडेंट आपको ये जानना जरूरी है कि एट व्हाट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। बराबर है? ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, आई थिंक आपको मैंने आइडिया दे दी टॉपिक की। मैंने ये नहीं कहा मैंने लॉ पढ़ा है बच्चों, मैंने कहा आइडिया दे दी मैंने टॉपिक की। आपको समझ में आ गया आइडिया क्या है टॉपिक की? हमें ये समझना है कि इस सिचुएशन में कब एजम्पशन होगा कि गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। ओके, चलो लेट स्टार्ट वन बाय वन। बच्चों आराम से पढ़ के मैं समझाता हूँ, एंड जहां मुझे लगा कि थोड़ा लिख के समझाना है तो मैं व्हाइट बोर्ड पे आके आपको समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट, जो इजी है वो हम पढ़कर समझ लेते हैं। चलो देखो, इंट्रोडक्शन। सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स, एज यू नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो प्रकार के होते हैं, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। याद है बच्चों? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल में क्या होता है, चलो बताओ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल में क्या होता है? एक्चुअल सेल में क्या होता है? एक्चुअल सेल में क्या होता है? एक्चुअल सेल में क्या होता है? यस एनीवन? ओनरशिप ऑफ गुड्स इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड। वेरी गुड। सेलर टू बायर, गुड्स की ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। एन एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड एट सम फ्यूचर डेट। एम आई राइट? ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होता है, बराबर है? वो फ्यूचर डेट को ट्रांसफर होगा ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। एंड सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर्ड। अच्छा, व्हाट आई मीन टू से इज, सेल ऑफ गुड्स चाहे एक्चुअल सेल हो या बच्चों एग्रीमेंट टू सेल हो, नॉर्मली डील्स विद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। डोंट यू थिंक सो? जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलते हैं तो इट डील्स विद ओनरशिप। यही याद आता है ना माइंड में, कि पोजीशन याद आता है, डिलीवरी। हेलो, जब आप बोलते हो ना हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आपको क्या ध्यान में आता है पहले? पोजीशन या प्रॉपर्टी? डिलीवरी या ओनरशिप? हेलो हेलो हेलो।
ऑफ कोर्स बच्चों ओनरशिप याद आएगा ना आपको, हम ओनरशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यस, तो क्या लिखा है देखो बच्चों, सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर। बच्चे यहाँ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, आप बोलेंगे सर प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप, बात सही है, लेकिन जब यहाँ ओनरशिप वर्ड यूज किया है तो यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब गुड्स, ठीक है। ownership of property from seller to buyer, it is essential to determine the time, यही तो बच्चों पढ़ना है इस टॉपिक में, हमें यही फाइनलाइज करना है कि एग्जैक्टली एट व्हाट टाइम वी विल अज्यूम दैट ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, यही तो पढ़ना है, टॉपिक का मेन हिस्सा यही है। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हाँ सेलर ने ओनर को गुड्स ट्रांसफर कर दिया, यानी कि ओनरशिप दे दी, अरे लेकिन कब कब पता चला कि ओनरशिप ट्रांसफर हुई? At what exactly time you assume that ownership has been given from seller to buyer? So this is what we are going to deal in unit number 3, and that is the reason unit number 3 becomes tough for some students. बहुत बच्चे इसको सोचते हैं सर डिफिकल्ट है ये, डिफिकल्ट कुछ नहीं बच्चों, आप लॉ के स्टूडेंट्स हो तो लॉ लॉ के जैसा ही पढ़ो ना, आप इसको ओसीएम जैसा पढ़ने जाते हैं, वाट लगाते हैं सब, आप लॉ है ना तो लॉ के जैसा ही उसको पढ़ो, फ्यूचर में यही लॉ काम आने वाला है सीए स्टूडेंट को, बरोबर है, आपको यही लॉ काम आएगा बच्चों, यही कानून कायदा आप लोगों को बताएंगे, पैसा लेंगे बड़ा बड़ा, कंसल्टेशन फी लेंगे, पब्लिक को नहीं समझता लॉ, इसलिए तो आप बैठे हो ना, सीए बैठा है बताने के लिए। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चों जितना क्लियरली समझ में आता है ना भाषा, उतना समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपको कॉमन मैन को बतानी है बाद में आगे चल के। इट इज एसेंशियल टू डिटरमाइन द टाइम एट विच ओनरशिप पासेस फ्रॉम सेलर टू बायर। अब बच्चों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ओनरशिप का ट्रांसफर होना, क्यों हम वो सोचते हैं कि हमको टाइम पता चले कि at what exactly time the ownership was transferred from seller to buyer, what is the reason behind this, what is the importance of time of transfer, anyone logical answer? ये लॉ के अंदर क्यों डिसाइड करना जरूरी है कि ओनरशिप ट्रांसफर कब हुआ, किस वक्त हुआ, फ्रॉम सेलर टू बायर कब हुआ, किस वक्त हुआ, ये क्यों जानना जरूरी है, कोई बताएगा बताएगा? अगर लॉस हुआ गुड्स का तो पता होना चाहिए कि गुड्स का ओनर कौन था, वेरी गुड, क्या बात है ईशा, आई थिंक यू हैव आपने टॉपिक को पढ़ने से पहले कैच कर लिया। यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यही तो बच्चों मेन रीजन है कि जब गुड्स का लॉस होगा किसी कारण, तो बेयर कौन करेगा लॉस को, कौन बेयर करेगा? सेलर बोलेगा बायर तू बेयर कर, बायर बोलेगा सेलर तू बेयर कर, लॉ बोलेगा ऐसा करो, दोनों चुप बैठो, हम डिसाइड करेंगे कौन बेयर करेगा। फिर लॉ डिसाइड करेगा कि जिस वक्त गुड्स का लॉस हो उस वक्त एग्जैक्टली ओनर कौन था, बरोबर है। चलो पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर, टाइम ऑफ ट्रांसफर। द जनरल रूल इज दैट, अब बच्चों रिस्क वर्ड कल पढ़ाया था ना बच्चों, आज आते ही पूछा, अब आपको समझेगा। जनरली रूल क्या है, जनरल मतलब नॉर्मली रूल क्या है कि अगर सेलर बायर को गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करता है तो साथ में उसके रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है, तो समझा लाइन? हेलो हेलो हेलो, जिस वक्त सेलर बायर को गुड्स की ओनरशिप देता है उसके साथ में वो गुड्स का रिस्क भी पास ऑन करता है, ओनरशिप एंड रिस्क दोनों साथ में जाते हैं बायर के पास, ये जनरल रूल है बच्चे, एक्सेप्शनल केस भी होंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट जनरली क्या है वो समझना जरूरी है आपको। जनरली ऐसा बोला गया है कि रिस्क नॉर्मली इट गोज विथ प्रॉपर्टी, सेलर अगर बायर को
सॉरी, सेलर अगर बायर को गुड्स की ओनरशिप दे रहा है तो साथ में गुड्स का रिस्क भी देगा वो, और अरे गुड्स का रिस्क जो है बच्चों वो भी पास ऑन करेगा वो। गेटिंग दैट एवरीवन? नोट्स दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा है? नोट्स नहीं दिख रहा है ना? आवाज आ रही है? आवाज, हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? अच्छा, एक मिनट, हाँ बच्चे, क्या हो गया? हाँ बच्चा, आ गया नोट्स सामने? नोट्स आ गया? हेलो? अच्छा, ठीक है। तो बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसफर, द जनरल रूल इज दैट रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी। प्राइमा फेसी मतलब पहली नजर में। पहली नजर में जब हम देखते हैं तो सेलर गुड्स की ओनरशिप के साथ साथ गुड्स का रिस्क भी पास ऑन करता है बायर को। इन केस वेयर गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज, द burden of loss will be borne by the person who is the owner at the time when the goods are lost or damaged। यही से तो शुरू किया था हमने आज लेक्चर। मेरा क्वेश्चन आज के लेक्चर का क्या था, सुना ना? पहले ही मेरा क्वेश्चन क्या था कि गुड्स का लॉस होता है तो हु इज गोइंग टू बेयर द लॉस? आपने कहा ओनर ऑफ द गुड्स, एंड मैंने कहा ओनर उस वक्त सेलर भी हो सकता है, ओनर उस वक्त बायर भी हो सकता है। बच्चों, यही मेन रीजन है कि हमें एक टाइम पर्टिकुलरली डिसाइड करना पड़ता है जहां हम बोल सकते हैं कि हाँ, सेलर ने बायर को गुड्स की ओनरशिप पास ऑन की अलोंग विथ रिस्क। वेयर द गुड्स आर डैमेज्ड बाय द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, इट इज द ओनर हु कैन टेक एक्शन। मान लो कभी गुड्स का डैमेज किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, ट्रांसपोर्टर की वजह से हुआ, ट्रक वाला गुड्स लेके जा रहा था, उसकी गलती से अगर गुड्स का डिस्ट्रक्शन हो गया तो उस वक्त उस ट्रक वाले पर केस कौन करेगा? बायर या सेलर? आंसर सर, ओनर, ऐसा बोलने का। उस वक्त तो गुड्स का जो ओनर होगा वही केस करेगा ट्रक वाले पर एंड अपना लॉस का डैमेजेस क्लेम करेगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। वेयर द गुड्स आर डैमेज्ड बाय द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, it is the owner who can take action. Suit for the price by seller lies only when property has passed to the buyer. Very important. Once बच्चों एक बार सेलर ने बायर को गुड्स की ओनरशिप पास ऑन कर दी, उसके बाद seller has right to file suit on the buyer only for the recovery of the price, not for recovering the goods। एक बार सेलर ने गुड्स को बायर को ओनरशिप दे दी तो बच्चों उसके बाद सेलर कैन ओनली फाइल अ सूट फॉर द प्राइस, नॉट फॉर द रिकवरी ऑफ गुड्स। एक काम करो बच्चों, ये इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसफर एक बार 4 लाइन वापस रीड कर लो आप लोग, नोट्स में देखो।
ओके बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। बच्चा भी रूल हम स्टार्ट करते हैं। ओके, वन बाय वन मैं आपको अभी थोड़ी देर में लिख के भी समझाऊंगा थोड़ा, तो जितना इजी है उतना मैं रीड कर लेता हूँ। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मतलब पासिंग ऑफ ओनरशिप। हाँ बच्चों, पढ़ाई के लिए यहाँ मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। यहाँ बिल्कुल भी पोजीशन गुड्स की डिलीवरी को माइंड में मत लाओ, ठीक है। चलो देखो, पासिंग और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड फैक्टर टू डिसाइड लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती फ्रॉम सेलर टू बायर, या पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं ओनरशिप ट्रांसफर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम मुद्दा है, जिसे फाइनली आगे ये डिसाइड होता है कि सेलर की राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या है, एज वेल एज बायर्स एंड की राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंप्लाइज, सबको मालूम है बायर्ड हो गया है। पासिंग ऑफ ओनरशिप मालूम है हमको। इफ द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, अब बच्चों लाइन पे ध्यान दो। इफ प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, the risk in the goods sold is that of buyer and not of seller, though the goods may still be in the seller's possession। बच्चों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है देखो ना। एक बार सेलर ने बायर को गुड्स की ओनरशिप दे दी, तो आपको पता है जनरल रूल क्या है कि गुड्स के ओनरशिप के साथ रिस्क भी पास ऑन हो गया। अब बच्चों, अगर गुड्स का डिस्ट्रक्शन होता है मान लो, तो हु इज गोइंग टू बेयर द लॉस? टाइप करो, हु इज गोइंग टू बेयर द लॉस। मान लो सेलर ने ओनरशिप दे दी, साथ में रिस्क भी गया। अब गुड्स का डिस्ट्रक्शन अगर होता है, तो हु इज गोइंग टू बेयर द लॉस? हु इज गोइंग टू बेयर द लॉस? अब बच्चों, आप सब लोग बायर ही लिखेंगे मुझे मालूम है। अब आपका आंसर बायर ही होगा, लेकिन मुझे लाइन क्या समझानी हो उस पर ध्यान दो। बायर आंसर वाज वेरी इजी, बट मुझे बताना क्या है, यहाँ रिस्क बायर बेयर करेगा, सेलर नहीं। भले ही गुड्स का पोजीशन अभी भी सेलर के पास हो, भले ही गुड्स की कस्टडी अभी भी सेलर के पास ही क्यों ना हो, तो भी उसका रिस्क बायर ही बेयर करेगा। अभी समझ में आया बच्चों? भले ही गुड्स का पोजीशन सेलर के पास ही क्यों ना हो। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। So that what I'm trying to explain is, you don't have to get confused between transfer of property and transfer of possession। possession मतलब अलग बात है, एंड बच्चों ओनरशिप ट्रांसफर अलग बात है। डोंट कंफ्यूज मत करो, आप कंफ्यूज नहीं होने का। आगे, द प्राइमरी रूल्स डिटरमाइनिंग पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर आर एज फॉलोज। एंड अब बच्चों, आपको प्राइमरी रूल्स पढ़ाए जाएंगे। एंड अब ये पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के लिए बच्चों, आपको याद है मैंने गुड्स के टाइप्स पढ़ाए थे, आपको याद है? गुड्स हमारे तीन टाइप्स के थे, टाइप करो।
चलो पहले वो 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। गुड्स मैंने आपको शुरुआत में 3 टाइप्स के पढ़ाए थे, कौन से? एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिंजेंट गुड्स। सही बोला बच्चों? एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिंजेंट गुड्स। एंड बाद में एग्जिस्टिंग में 3 पार्ट और पढ़ा है, 3 पार्ट। Existing goods further divided into 3 parts. Which are those? Specific, ascertain, unascertain. याद आया? Specific, ascertain, unascertain. ओके, चलो अभी बच्चों सबसे पहले मैं अभी आपको थोड़ा लिख के समझा रहा हूँ, जरा आप लोग बोर्ड पे ध्यान दो। देखो ये दिख रहा है क्या सबको स्क्रीन? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? पहले बोलो यस नो, जो भी है बोलो। बच्चों अभी दिख रहा है सबको बोर्ड? यस। अब जरा ध्यान दो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ। बच्चे ये जो सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स लेते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स में याद है बच्चों स्पेसिफिक गुड्स, असर्टन गुड्स, याद है कि नहीं? असर्टन एंड स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स को क्या बोलते थे हम? द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ सेल। गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ सेल, ये एग्जिस्टिंग गुड्स है। एंड असर्टन गुड्स मतलब द गुड्स विच आर ईयर मार्क फॉर सेल, इसे गोडाउन से निकालकर शोरूम में रखा गया है बेचने के लिए। एंड इसी बेचने के लिए जो गुड्स रखा था, इसमें से कोई चॉइस करता है ना गुड्स, उसको हम स्पेसिफिक बोलते हैं। तो बच्चों सबसे पहला रूल हम पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक या असर्टन गुड्स के लिए ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? फ्रॉम सेलर टू बायर। मान लो स्पेसिफिक या असर्टन गुड्स है, तो इन केस ऑफ स्पेसिफिक एंड असर्टन गुड्स ओनरशिप, एक मिनट, ट्रांसफर ऑफ, बच्चों हम जिसको कहते हैं ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, किस वक्त बच्चों होगा? फ्रॉम सेलर टू बायर इन केस ऑफ स्पेसिफिक और असर्टन गुड्स। तो आंसर है जब सेलर एंड बायर चाहें। तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में। तो स्पेसिफिक एंड असर्टन गुड्स में व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, आंसर है जब दोनों चाहें, जब दोनों की इंटेंशन हो। जब सेलर कहे मैं ओनरशिप दे रहा हूं एंड बायर का भी इंटेंशन है हाँ यस दे दो, जिस वक्त दोनों चाहें उस वक्त ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। पोजीशन कब देना है, पेमेंट कब देना है, ये बच्चों बात की बात हो गई। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, जहां पे सेलर ने बायर को गुड्स की ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर कर दी, क्योंकि बायर का इंटेंशन था कि सेलर उसको ओनरशिप ट्रांसफर करे। इज दैट ओके विद एवरीवन? तो बच्चों सबसे पहला रूल हम पढ़ रहे हैं, किस टाइप ऑफ गुड्स के लिए? टाइप करो, किस टाइप ऑफ गुड्स के लिए? स्पेसिफिक और असर्टन गुड्स। In case of specific and uncertain goods, when the ownership is transferred from seller to buyer, answer when both the parties decide to do so. जब दोनों पार्टी का इंटेंशन हो ये करने का, उस वक्त ट्रांसफर हो गया, ऐसे अजम्पशन किया जाएगा। बरोबर है? 2 मिनट के लिए बच्चों मैं आपके फिर से प्रिंटेड नोट्स में आता हूँ, ये लैंग्वेज को कैच करने की कोशिश करो। आ गया सबके स्क्रीन पर ये? हाँ देखो क्या लिखा है। ए पार्ट पे ध्यान दो बच्चों, ए पार्ट पे ध्यान दो, फिर हम बाद में उसके अलग अलग स्टेजेस पढ़ेंगे। सभी लोग जरा ए पार्ट पे ध्यान दो। अल्फाबेट ए, प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में पढ़ो किसका है, किसका प्रॉपर्टी, ओनरशिप, किसके बारे में बात हो रही है? स्पेसिफिक और असर्टन गुड्स, है ना?
प्रॉपर्टी चाहे स्पेसिफिक हो या असर्टन गुड्स हो, passes when intended to pass, जब दोनों पार्टी का इंटेंशन हो पास करने का, तब बच्चों प्रॉपर्टी पास हो गई ऐसे अजम्पशन हो जाएगा। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। Where there is a contract for sale of specific or ascertain goods, the property in them is transferred to the buyer at such time as the proper parties to the contract intend it to be transferred। जब दोनों पार्टी का इंटेंशन हो कि हाँ ओनरशिप अब ट्रांसफर हो जानी चाहिए। फिर क्या लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ असर्टनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। हाँ, दोनों पार्टीज का इंटेंशन एग्जैक्टली हमें पता कैसे चला, तो दोनों पार्टियों के कंडक्ट से पता चला, उस वक्त के सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस से पता चला। गेटिंग दैट? तो बच्चों क्या लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ असर्टनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, regard shall be had to the terms of the contract, the conduct of the parties and the circumstances of the case। बराबर है? फिर क्या लिखा है, unless different intention appears, जब तक कोई exceptional case ना हो, the rules contained in section 20 to 24 are the rules for ascertaining the intention of the parties as to the time at which the property in goods is to pass to the buyer। है ना बच्चों, हम जो अभी पढ़ेंगे आगे वो हमें बताएगा कि दोनों पार्टीज का इंटेंशन क्या था, एंड ये इंटेंशन के हिसाब से बच्चों ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड। एंड बच्चों अब देख रहे हो स्टेजेस ऑफ गुड्स व्हाइल पासिंग प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, specific goods to be put into deliverable state, specific goods in a deliverable state, when seller has to ascertain the price। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, तीनों आपको लाइन टू लाइन मेरे भाषा में पहले एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको ये, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अभी आपकी प्रिंटेड नोट्स में क्या लिखा है आप अभी उस पर ध्यान नहीं देंगे फिलहाल। अभी आप क्या करेंगे, मैं जो लिख के समझा रहा हूँ बच्चों वो पॉइंट पर आप लोग पहले आएंगे, बराबर है बच्चों? सबसे पहले बच्चों ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, इस गुड्स का, द गुड्स विच आर स्पेसिफिक गुड्स, जिन्हें बायर ने फाइनल कर दिया है कि मुझे यही खरीदना है, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। बच्चों याद है मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में डिलीवरेबल स्टेट पढ़ाया था, चलो जरा याद करके बताओ। When we say the goods are in deliverable state, come on, when we say the goods are in deliverable state, शुभ you are absolutely right। एक और लाइन था, लेकिन एक और लाइन था, when the seller puts the goods in such condition where buyer is bound to take the delivery। शुभ am I right? Am I right? जहां सेलर गुड्स के साथ कुछ ऐसा कर देता है, पैकिंग वगैरह मान लो, जहां बायर अब गुड्स की डिलीवरी ले जाने से मना नहीं कर सकता, तो समझ जाने का गुड्स आर पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। तो बच्चों व्हेन वी से देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ स्पेसिफिक गुड्स व्हिच आर ऑलरेडी इन डिलीवरेबल स्टेट, तब हम बोलेंगे कि गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हुई। कौन से गुड्स की? स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। आंसर है ऐसे गुड्स के लिए बच्चों ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया गया सेलर एंड बायर के बीच में, उसी वक्त गुड्स की ओनरशिप रिस्क के साथ सेलर से बायर को पास ऑन हो गई, ट्रांसफर हो गई। ये हम किस गुड्स के लिए बोल रहे हैं? द गुड्स विच आर स्पेसिफिक गुड्स and which are already in deliverable state, which are already in deliverable state।
जिसको बायर कभी भी ले जा सकता है, ये स्टेट में है वो। तो बच्चों ऐसे स्पेसिफिक गुड्स विच आर डिलीवरेबल इन स्टेट, the ownership of goods from seller to buyer takes place when the contract of sale is made। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना सेलर एंड बायर के बीच में हुआ, उसी वक्त गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई फ्रॉम सेलर टू बायर। अब बच्चों ये पहला पॉइंट आपको दूसरा पॉइंट पढ़ने के बाद ज्यादा समझेगा। अब मान लो बच्चों स्पेसिफिक गुड्स हैं, गुड्स स्पेसिफिक हैं, गुड्स बट नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। अब बोलो, अब ऐसे गुड्स का ओनरशिप कब ट्रांसफर हुआ ऐसा माना जाएगा? गुड्स स्पेसिफिक है, गुड्स स्पेसिफिक गुड्स बट नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। अब ऐसे गुड्स की ओनरशिप कब सेलर टू बायर ट्रांसफर होगी? बच्चों आंसर है जब सेलर गुड्स के साथ या गुड्स को पैकिंग वगैरह करके उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाके रखेगा। जब सेलर गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाके रख देगा एंड डिलीवरेबल स्टेट में लाकर रखने के बाद इसकी जानकारी जैसी वो बायर को देगा, तो देखो नेक्स्ट लाइन भी इंपॉर्टेंट है, उसने गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में लाके रख दिए सेलर ने एंड लाकर उसने बायर को जानकारी भी पास ऑन कर दी कि मैंने आपका गुड्स तैयार रखा है, ले जाइए। जैसे ही सेलर ने गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाया एंड इसकी जानकारी बायर को दी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनरशिप वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। अब बोलो बच्चों, पार्थ ने तो लिख दिया आंसर, पार्थ को मालूम था पहले से ही। तो बच्चों मुझे बताओ स्पेसिफिक गुड्स विच आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, ऐसे गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? तो जब सेलर गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाके रखेगा, सिर्फ रखेगा ही नहीं, इसकी जानकारी वो बायर को देगा। तो बायर को कैसे पता चलेगा ना कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आए कि नहीं आए? हेलो हेलो हेलो, सबको समझ में आया ये पॉइंट? हेलो, यस, आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? वेरी गुड। अब बच्चों तीसरा पॉइंट ये है कि स्पेसिफिक गुड्स हैं, स्पेसिफिक गुड्स है, मान लो, चलो 2 मिनट के लिए मान लिया डिलीवरेबल स्टेट में भी है, चलो ये भी मान लिया, लेकिन एक बट है इसके साथ, बट लेकिन सेलर को अभी तक ये गुड्स का प्राइस असर्टन करने के लिए कुछ काम बाकी है। कुछ काम बाकी है मतलब जैसे कि अभी वजन वगैरह करना बाकी है, इसका मेजरमेंट लेना बाकी है, बरोबर है? अब बताओ, गुड्स ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में है, स्पेसिफिक भी है, लेकिन सेलर की तरफ से अभी प्राइस असर्टन करने के लिए कुछ काम बाकी है। अब बताओ ऐसे गुड्स का ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? कम ऑन टाइप, रॉन्ग आंसर चलेगा। अब ऐसे गुड्स का ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड? नो, जब सेलर क्या करेगा? जब सेलर वो सारे काम, चाहे वजन करने का हो, मेजरमेंट करने का हो, वो सारे काम करके प्राइस डिटरमाइन कर देता है, सर्टन कर देता है। सिर्फ सर्टन करके नहीं चलेगा ना शुभ, इसकी जानकारी उसने किसको पास ऑन करनी है? सिर्फ वो असर्टन करके बैठ जाएगा तो बायर को कैसे पता चलेगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको लगता नहीं उसने बायर को भी जानकारी इसकी दे देनी चाहिए कि देखो भैया मेरा वजन वगैरह करके हो गया है, सब प्राइस फाइनलाइज हो गया, मैंने पैकिंग करके तो पहले से ही रखा था, सिर्फ वजन करने का बाकी था मेरा, अब ऐसा करो लेके जाओ उठा के। जब सेलर ने बायर को ऐसा इंफॉर्मेशन पास ऑन किया बच्चों,